ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा 17 और 19 अगस्त के बीच प्रस्तावित हो सकता है और वहीं आपको बता दें, हालांकि अब तक पीएमओ की तरफ से तारीख का जो तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने पीएम की सभा की तैयारी शुरू कर दी है और वहीं रायगढ़ के कोतातराई एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए फाइनल जगह जो है वो तय कर दी गई है। दरअसल कोतातराई एनएच पर स्थित है और वहां पर आसपास के दर्जनों भर विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये एक सेंट्रल पॉइंट है और वहां पर 2 दिन पहले जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नितिन नवीन प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी भी कोतातराई पर पहुंचे और जायजा उनके द्वारा लिया गया था। कल प्रदेश के बीजेपी के स्थल को वहां पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और बीजेपी जिला के साथ वहां पर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की टीम भी सोमवार को कोतातराई में प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया और तैयारियों के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का रायगढ़ आगमन हो रहा है। संभावित रूप से 17, 18 या 19 तारीख को उनका आगमन होगा। इसके संबंध में स्थल चयन और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मीटिंगें होनी चाहिए उस मीटिंगें प्रारंभ हो चुकी हैं। पिछले समय में ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी स्वयं जाकर और प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं जाकर कोतातराई में जगह स्थल को देख के आए हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम रायगढ़ जिले में अगस्त महीने के 17, 18 या 19 तारीख को संभावित है। इसको लेकर इस क्षेत्र के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी अत्यंत उत्साहित हैं। सभी उनके कार्यक्रम के लिए अत्यंत ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। इसको लेकर के एक व्यवस्थित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव के नजदीक आते आते सभी विधानसभाओं के लिए वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट की दिशा बढ़ा रही है और वहीं विधानसभा में चुनाव संचालन और प्रबंधन को लेकर प्रचार के लिए सभी कांग्रेस की टीम जो है लगातार तैयार कर रही है। कांग्रेस की टीम शिफ्टिंग फॉर्मूले के लिए भी कालेबंदी की जा रही है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मजबूत बूथ मैनेजमेंट की रणनीति से ही 15 सालों का वनवास खत्म किया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कांग्रेस सभी विधानसभाओं में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रही है। अब चुनाव प्रबंधन, संचालन और प्रचार के लिए भी कांग्रेस नई रणनीति अपनाने जा रही है। पार्टी हर विधानसभा सीट पर 50 लोगों की एक टीम बनाने जा रही है। इनमें संबंधित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता, पीसीसी पदाधिकारी से लेकर जिले और ब्लॉक के पदाधिकारी शामिल होंगे। सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी इस टीम में जगह मिलेगी। कांग्रेस की इसी टीम 50 पर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के चुनाव संचालन, प्रबंधन से लेकर उसके प्रचार की कमान होगी। टीम में शामिल हर नेता को अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाना भी आसान होगा, साथ ही बगावत और भीतरघात को रोकने में भी मदद मिलेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीते दिनों इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। कांग्रेस इसे मजबूत इलेक्शन मैनेजमेंट बता रही है तो भाजपा तंज कस रही है। देखिए, पार्टी तमाम तरीके की चुनावी रणनीति बनाती है। निश्चित तौर पे हम हर विधानसभा क्षेत्रों में कुछ लोगों को इंचार्ज भी बनाएंगे और विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, उनका सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो पार्टी का एक रणनीतिक प्रक्रिया है, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से जो वादा खिलाफी जो उन्होंने की है, मुझे लगता है 50 नहीं 500 कार्यकर्ताओं को भी ये लगा ले तो उद्धार इस सरकार का, इस कांग्रेस पार्टी का नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर में आज सबसे ज़्यादा व्यथित यदि कोई है, परेशान यदि कोई है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जिन्होंने मेहनत करके 2018 में सरकार बनाई थी, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, व्यथा है उसको। तो मुझे लगता है कि इन कार्यकर्ताओं के जो उपेक्षित कार्यकर्ता हैं, उनकी बदौलत कांग्रेस की नैया पार नहीं होने वाली है। कांग्रेस और भाजपा हर दिन अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। ऐसे में भले टीम के भरोसे बूथ प्रबंधन को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हों, लेकिन सियासी दलों के दावों और चेहरों पर अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रही है जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी की इस कवायद से आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के प्रमुख पदों पर कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लिहाजा चुनाव के पहले उनकी सक्रियता संगठन से ज्यादा वहीं होगी जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के तीनों महामंत्री इस सूची में शामिल हैं। संगठन से ये हैं टिकट के दावेदार। ओपी चौधरी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। ओपी चौधरी खरसिया या किसी अन्य सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। विजय शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। उनकी भी कवर्धा सीट से दावेदारी मानी जा रही है। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी टिकट के दावेदार हैं। विकास मरकाम बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मरकाम भी बस्तर की किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित साहू भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साहू रायपुर ग्रामीण से भाजपा के दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी संगठन में और भी कई ऐसे नेता हैं जो संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और उन नेताओं की चुनाव लड़ने की संभावना भी ज्यादा दिखाई दे रही है। पार्टी ऐसे लोगों की सूची बनाने में जुटी है। माना जा रहा है कि सूची तैयार होने के बाद ऐसे नेताओं को संगठन से मुक्त करते हुए दूसरे नेताओं को संगठन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इधर इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कैंडिडेट वही व्यक्ति होगा जिसकी बेहतर स्थिति होगी, जीतने की संभावनाएं होंगी, पार्टी का एक कमिटेड कार्यकर्ता हो, इन सब मापदंडों में जो उतरेगा, इसके लिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है प्रदेश चुनाव समिति जो रिकमेंडेशन करेगी और केंद्रीय नेतृत्व उस पर अंतिम निर्णय लेगा। हो सकता है जो संगठन में अभी काम कर रहे हैं उसमें से भी लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में हों, तो निश्चित रूप से जब यदि कोई संगठन का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उस संगठन के दायित्व को कोई ना कोई व्यक्ति अस्थायी तौर पर उसको संभालेगा। तो ये व्यवस्थाएं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिस तरीके की व्यवस्था होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के को समझ ही नहीं आता क्या करे। भूपेश बघेल के विराट व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता, उनकी योजनाओं के सामने इनको कभी संगठन के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे, कभी चुनाव जो वर्तमान में विधायक है बोलते कि उनको लोकसभा दिया जाएगा, उनका विधानसभा का टिकट काटा जाएगा। अनेक फार्मूले लेके आ रहे हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जबकि एकमात्र इनके पास फार्मूला है कि जनता से अपने 15 साल के कुशासन के लिए माफी मांगे। 3 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिहाज से बीजेपी संगठन को इस पर जल्दी फैसला लेना होगा और संभव है कि फैसले के बाद संगठन में नए चेहरे नजर आए। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल में विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के साथ ही सियासी दल भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वही आपको बता दें कि लगातार कार्यक्रमों का दौर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासी है। प्रदेश में विधानसभा की 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि प्रदेश की बोलचाल और परंपरा में जहां आदिवासी संस्कृति की झलक दिखती है, वहीं सियासत भी आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। चूंकि विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए विश्व आदिवासी दिवस पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होने जा रहा है। रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आदिवासी समाज की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन तो होगा ही, कांग्रेस ने इस दिन आदिवासी गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस इस दिन राजीव भवन में भव्य आयोजन करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे। अन्य जिलों में भी भव्य कार्यक्रमों के लिए पीसीसी ने दिशा निर्देश जारी किया है। दूसरी ओर भाजपा भी आदिवासी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम करने की तैयारी में है। बीजेपी आदिवासी संगठनों के साथ कार्यक्रम करेगी। पार्टी के नेता विभिन्न स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सर्व समाज के साथ मिलकर, आदिवासी समाज के साथ मिलकर आयोजन करते रहे हैं और इस वर्ष भी ये आयोजन होते रहेंगे। परंतु इस वर्ष कांग्रेस की सरकार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सियासत करने जा रही है
मेरा स्पष्ट मानना है कि जब कांग्रेस आदिवासी मुद्दे पर पूरी तरह फेल हो गई है, तब वो 9 अगस्त को सहारा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, कभी 15 साल तक आपने देखा था कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया था उन्होंने, या विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित किया था? 32% आबादी है आदिवासियों की। ये तो भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद विश्व आदिवासी दिवस के दिन महोत्सव मनाया जाना चालू हुआ, अवकाश घोषित हुआ और सरकारी स्तर पे और सांगठनिक स्तर पे विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी भी हर इलाकों में विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है। सरकार के तो कार्यक्रम होंगे ही, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि विष्णुदेव साय को हटाने की वर्षगांठ मना रही हो विश्व आदिवासी दिवस के दिन। आदिवासियों को साधने के लिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां आदिवासियों के हितों में किए गए कामों को मुद्दा बना रही है, वहीं भाजपा धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठाकर उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में किसे कितनी सफलता मिलेगी, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी अब आरक्षण लागू कर दिया गया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया और ये फैसले से शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की बात जो रहे युवाओं की राहत मिली है और इसको लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर फंसे पेच की वजह से काफी वक्त तक युवाओं का हित प्रभावित रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नौकरियों में 58% आरक्षण का रास्ता तो खुला, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अब भी युवाओं को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ कि अब प्रदेश के युवाओं को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी 58% आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह अब अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% और OBC वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा। दरअसल बीते साल हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को इस रोक को हटा दिया था। पहले नौकरियों पर 58% आरक्षण का फैसला लागू हुआ। प्रदेश में लगातार भर्तियों और नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। अब शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां इसे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताया, तो वहीं इससे युवाओं को राहत मिलने की बात कही। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। भर्तियां तो शुरू हो गई थी, लेकिन जो कॉलेज में एडमिशन है उसमें थोड़ा से विसंगति आ रही थी। तो जो भर्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वही व्यवस्था एडमिशन में भी होना चाहिए। तो उस मामले में फैसला लिया गया। अभी जो आरक्षण लागू किया गया है, ये आरक्षण पहले भी लागू रही है। 32% हमारे जनजाति समाज को, बाकी OBC को, SC को। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोगों का अधिकार था, जो जिसके चलते उनको आरक्षण का लाभ मिला था, आज ये नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा सबको दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, वास्तविक में जो उनको वंचित करने का काम किया गया, और आखिर वहीं पर आकर के गाड़ी खड़ी हो गई जहां पहले हमने लागू किया था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पेच फंसा रहा है। अब तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 58% आरक्षण का ही लाभ युवाओं को मिल पा रहा है। भले ही इसे लेकर चुनाव के पहले सियासत हो रही हो, लेकिन फैसले से युवाओं को राहत जरूर मिली है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। कमल विहार रायपुर विकास प्राधिकरण के लिए हाथी पालने जैसे हो गया है। वहीं कमल विहार का कर्जा चुकाते RDA संचालक मंडल का कार्यालय जो है बिताने लगा है, वहां पर अब 90 करोड़ रुपए से अधिक राशि बाकी है और इसे नवंबर तक चुकाना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
कमल विहार यानी अब कौशल्या माता विहार को डेवलप करने के लिए पिछली सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से लिया था। तब इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी भरकम राशि खर्च की गई थी। साल 2018 में सरकार बदलने के बाद कमल विहार को विकसित करने का काम धीमा पड़ गया और ये कर्जा बढ़ते ही जा रहा था। इसके बाद आरडीए ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए और कमल विहार का कर्ज चुकाने और प्लॉट बेचने पर फोकस किया। संचालक मंडल का ये कहना है कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आरडीए को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हमने लगभग सारा कर्जा चुका दिया है, मात्र 100 करोड़ रुपए की राशि ही अब शेष बची है और नवंबर तक हम उसे चुका भी देंगे। हम लोग जो है तत्काल जो है रिवीजन 8 बुलाए, जो बड़े बड़े भूखंड जो काट दिए थे, बिक नहीं रहे थे प्लाट, हम लोग रिवीजन 7 बुलाए, रिवीजन 7 करके फिर रिवीजन 8 बुला रहे हैं। अब हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कर्ज लिए थे उसको करीब करीब हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अच्छा काम करते हुए जो है 800 करोड़ का कर्जे को 700 करोड़ लगभग हमने छूट दिया है। करीब 100 करोड़ का कर्जा बाकी है जिससे हमारा रिवीजन 8 आने वाला है। हमने जो रिवीजन 8 आते ही उसको भी कर्जा हम लोग चुकाने की स्थिति में है। बहरहाल आरडीए की कमर कर्ज चुकाने में ही टूट रही है। अब देखना है कि जो कर्ज शेष है वो कब तक वो चुका पाता है, ताकि आगे वो अपने नाम के अनुरूप रायपुर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। कमल विहार पर लिए गए लोन की राशि अब भी 90 करोड़ रुपए की राशि शेष है, जिसे आरडीए को नवंबर माह तक पटाना है और इसे लेकर आरडीए जद्दोजहद कर रहा है। बड़े भूखंड जो थे कमर्शियल वाले, उन्हें जो है आवासीय में कन्वर्ट करके उसे बेचना है और इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से अब तक अनुमति नहीं मिली, जिसके कारण कहीं ना कहीं आरडीए पेशोपेश में है। नवंबर तक के वन टाइम सेटलमेंट के तहत बैंक से करार हुआ था, इसके बाद ही बैंक ने आरडीए को मोहलत दी थी। अब देखना है कि कब तक के राज्य शासन से अनुमति मिलती है और आरडीए इन प्लाटों को बेचकर बैंक का कर्जा चुका पाता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जगदलपुर से सामने आ रही है। INH हरिभूमि का संवाद 2023 कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 पर जगदलपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शौर्य भवन के ऑडिटोरियम सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शौर्य भवन कोऑर्डिनेशन सेंटर में ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगदलपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है संवाद में शामिल होंगे और उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। 3:30 पर जगदलपुर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। INH हरिभूमि का संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुरी में सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा ने बदहाल सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह के नेतृत्व में सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क के खस्ता हाल सड़कों को निजात दिलाने की उनके द्वारा मांग की गई। मुख्यालय भरतपुर विकास खंड का मुख्यालय जनकपुर में आज रोड की बड़ा बदतर स्थिति है। यहाँ गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जहाँ गंदगी और कीचड़ न हो। यहाँ जगह जगह पे गड्ढा है। यहाँ पे एक्सीडेंट रोज दिन होते हैं और वो सड़कों पर इतना। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।